क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी एमटीएस 30 सितंबर शिफ्ट 2 के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चंस। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि हम सभी शिफ्टों के शिफ्ट वाइज वीडियोस अपने चैनल पे डालने वाले हैं। एसएससी सीजीएल के शिफ्ट वाइज वीडियोस हमने अपने चैनल पे कवर करे हैं। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर ऑफ ईडी। हाँ दोस्तों, ये सब क्वेश्चन है ना, पता करने में, ऑथेंटिक क्वेश्चन पता करने में बहुत मेहनत लगी है। शिफ्ट 2 के कोई भी क्वेश्चन नहीं बता रहा था, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, उसी से हमें सपोर्ट मिलता है। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर ऑफ ईडी। तो राहुल नवीन जी जो हैं वो न्यू डायरेक्टर ईडी के अपॉइंट हुए हैं। और ये करंट अफेयर मेरे हिसाब से तो ये बहुत लेटेस्ट 2-3 महीने पहले का ही करंट अफेयर है। तो सीजीएल में तो करंट अफेयर पहले का कवर नहीं किया गया था, लेकिन इस बार एमटीएस में नया करंट अफेयर आ रहा है। राहुल नवीन जी की फ़ोटो आपके सामने है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ बुक विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर बुक के लेखक कौन है? तो हमें सबको पता होना चाहिए कि जो पीपल्स प्रेसिडेंट जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये भारत के कौन से राष्ट्रपति थे अगर ये पूछ लिया जाए तो ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनका टेन्योर कब से कब तक था? तो इनका टेन्योर था 2002 से लेके 2007 तक। ठीक है, इन्होंने और कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं अगर इनके ऊपर आगे वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आए तो इन्होंने लिखी है इंडिया 2020। दूसरी बुक इन्होंने लिखी है इग्नाइटेड माइंड्स। तीसरी बुक इन्होंने लिखी है इनडोमिटेबल स्पिरिट। इन्होंने एक और बुक लिखी है एडवांटेज इंडिया। ये सब अगर आप आगे की शिफ्ट दे रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये सब डाटा याद होना चाहिए। आपके लिए सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स लेकर के आएंगे, गूगल हम लोग खुद करके आएंगे ताकि आपको ना करना पड़े। हाँ, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डीप नॉलेज में इस बार जीके पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तीनों में ही कौन सा डांस कॉमन है? तो आपके लिए बढ़िया सी फोटो लेकर आया हूँ छाऊ डांस की। छाऊ डांस है जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तीनों में ही कंबाइंड रूप से मनाया जाता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चौथे क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द राइटर ऑफ बुक हर्षचरित्र। हर्षचरित्र बुक के लेखक कौन है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ये था कि हर्षवर्धन के जो राजकवि होते हैं वो कौन थे। तो दोनों का ही आंसर है बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने और कौन सी फेमस बुक लिखी है? कादम्बरी। आगे वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछ ले कि हर्षवर्धन ने कौन सी बुक लिखी है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक अच्छे लेखक थे, तो उन्होंने लिखी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये तीनों ही बुक अपने को याद रहनी चाहिए, आगे की शिफ्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 129 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन बेस्ड था या फिर कुछ लैंग्वेज दे रखी थी, उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है वो पूछना था। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था आर्टिकल 129, तो वो करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 129 रिलेट किससे करता है? आर्टिकल 129 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक्ट कर सकता है, ये पावर है आर्टिकल 129 के। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि उसके पास पावर है अपने कंटेम्प्ट को पनिश करने की। आप टीवी पे आके जज साहब को गाली नहीं दे सकते, भले आपका कितना भी मन कर रहा हो। आप उनके डिसीजन को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा पावर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो देश भर में एक पैमाने की तरह यूज़ करे जाएंगे। ये है आर्टिकल 129। ठीक है, राइज ऑफ बलबान लेड टू फॉल ऑफ। अच्छा, बलबान के उत्थान से किस पर्टिकुलर ग्रुप का पतन हुआ था? तो ये हमें पता होना चाहिए पहले बैकग्राउंड इसका, कि बलबान जो है उनके आने से पहले जो मुस्लिम क्लरिक्स थे वो दिल्ली सल्तनत या फिर जो गुलाम वंश है उनमें बहुत हैवी हुआ करते थे, बहुत उनका दबदबा हुआ करता था। उसमें एक पर्टिकुलर 40 नोबल्स या फिर 40 उलेमाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो पूरे राजा को दबा के रखते थे और फैसले अपने हिसाब से लेते थे। उनको कहा जाता था चहलगनी। तो बलबान ने आते ही सबसे पहले चहलगनी के ऊपर नकेल कसी। उन्होंने क्या दो चीज़ें इन्वेंट करी। उन्होंने प्रथा लेके आए सजदा और पाबोस की। सजदा क्या है कि मान लो कोई बहुत बड़ा जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो जो बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो तो झुक के नमस्कार करेंगे। मतलब आप खड़े खड़े भी नमस्कार नहीं कर सकते, आप झुक के आंखों से आंखें नहीं मिलाएंगे और नमस्कार करेंगे। और पाबोस में क्या है, जो दूसरे मिनिस्टर हैं लोअर लेवल के, वो तो इस लायक भी नहीं है कि सुल्तान को छू सकें, झुक के नमस्कार करें। उन्हें तो झुक के सुल्तान के कदम को चूम के अपनी जो लॉयल्टी है वो प्रूव करनी है सुल्तान को। उस प्रथा को कहा जाता था पाबोस। तो जैसे ही राज दरबार में सजदा और पाबोस लाया तो सबसे पहले उनके घमंड को तोड़ा गया और राजा के लिए बताया गया कि भाई ये तो जिल्ले इलाही, मतलब खुदा की धरती पे
इमेज है, ठीक है। इसको कहते हैं राइज ऑफ बलवान। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत करी थी, ठीक है। तो नेहरू का नाम सुनते ही लोग बाग जवाहरलाल नेहरू लिखना चाहते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, ठीक है। इसमें क्या था, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम लीग को मिला के, कांग्रेस को मिला के, डिफरेंट पार्टीज़ को मिला के कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग फ्रेमवर्क तैयार करें, ये चैलेंज मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। वो चैलेंज को पूरा करते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। 8वें सवाल की तरफ दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। किसी भी चैनल पे आपको इतने ऑथेंटिक, इतने क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, और हम लोग आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। आ जाइए दोस्तों, इन विच ओलंपिक इंडिया वॉन फर्स्ट गोल्ड। जब मैं पहली शिफ्ट का करवा रहा था तभी इसका पूरा डिटेल डिस्कस करा था, जिन्होंने भी वो करके गए होंगे ये पक्का सही करके आए होंगे। 1928 में जब एम्स्टरडैम में ओलंपिक हुआ था तब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, सोने की चिड़िया थी, सोने का गोल्ड मेडल लेके आई थी हॉकी में, ठीक है। अच्छा, हॉकी में अब तक कितने गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, क्योंकि हॉकी फोकस में आ गया है, तो अब तक टोटल 8 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। जो लास्ट ओलंपिक हुआ था हमारा उसमें हम लोग इंडिया वर्सेस जर्मनी था और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, अभी जो निपटा है तो उसमें नहीं, ठीक है। 1928 में एम्स्टरडैम ओलंपिक में हम लोगों ने जीता था, और 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार हमने गोल्ड मेडल जीता है, जब भारत के हॉकी का स्वर्णिम काल था। करेक्ट मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एक क्वेश्चन आया था, उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स आपको दे रखे थे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास, मतलब उनके मॉलिक्यूल का भार कितना होता है हिंदी में बोले तो, वो मैच कराना था। तो वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन लोगों को याद नहीं रहते हैं, क्वेश्चन ही नहीं याद रहते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे, यहाँ पर उनको लिख नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है ऑप्शन क्या था। आर्टिकल 181 के ऊपर लोग बाग क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 181 के ऊपर आया था। 181 किस चीज़ से रिलेटेड है मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूँ कि अगर कभी भी हमारा जो लोकसभा या राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है, जो हमारे जैसे ओम बिरला जी हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं राज्यसभा में, तो अगर उनको निकालने का कोई मोशन चल रहा है तो उसकी अगर कोई सेशन चल रहा है लोकसभा या राज्यसभा में तो वो खुद उस सेशन के हेड नहीं हो सकते, ये दिया गया है आर्टिकल 181 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली यही का यही छपा था। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जिनके टॉपिक्स बच्चों ने बताए हैं, एग्जैक्ट लैंग्वेज उनको नहीं बताई है। आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है, कि भाई आगे की जिनकी शिफ्ट है उनको पता चले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए उन्होंने एक ने बताया कि यूनेस्को से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, टॉपिक यूनेस्को था, क्या क्वेश्चन था उस बच्चे को भी याद नहीं था, मैंने सोचा आपको बता दूँ। अगला क्वेश्चन था सेंसस 1991 का। अभी तक सीजीएल में जितने भी सेंसस पूछे हैं वो 2011 के पूछे हैं, लेकिन सेंसस 1991 से ही पहली बार क्वेश्चन आया है। फिर एक क्वेश्चन आया था हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, उसमें ऑप्शन दिए गए थे, वहाँ से चूज करना था। ये क्वेश्चन था विच इंडियन फ्रीडम फाइटर डाइज आफ्टर 63 डेज ऑफ फास्टिंग, मतलब 63 दिन का व्रत करने के बाद किस भारतीय क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो उस महान धरती माता के सुपुत्र को हमें याद रखना चाहिए, जतेंद्र नाथ दास जी, जिन्होंने बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के सहयोग से जो हमारे प्रिजनर्स थे, क्रांतिकारी जिनको जेल में रखा जाता था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करा जाता था, उसके विरोध में जेल के अंदर ही फास्टिंग चालू कर दी थी। तो उनकी फास्टिंग 63 डेज तक ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे पैतरे अपनाए कि वो फास्टिंग उनकी टूट जाए, उनका व्रत टूट जाए, लेकिन उस व्यक्ति ने जान छोड़ना ज़्यादा मुनासिब समझा रादर देन अपना व्रत तोड़ने के। नाम था उस सुपुत्र का जितेंद्र नाथ दास। कौन से केस में उनको पकड़ा गया था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ये हमें याद रखना है। कब उनकी शहादत हुई थी, 13 सितंबर 1929, ठीक है, ये कहानी हमें याद रखनी है। पटकई बम किस राज्य में है, पटकई बम जो पहाड़ी है वो किस राज्य में, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि जो हिमालय का घूम होता है, तो जो वो घूमता है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे पटकई बम आता है। आपको समझ में आए इसके लिए मैं आपके लिए पिक्चर लेके आया हूँ। तो ये जो बिल्कुल राइट हैंड साइड में पटकई बम है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो पटकई बम है, यहाँ पे हिमालय घूमता है, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। और कौन कौन सी हिल है, तो मेघालय में आप लोग देख रहे हैं गारो खासी जयंतिया लाइन से है, और माइकेर हिल्स है। मिजोरम में मिजो हिल्स है, ठीक है। ये सब हम लोगों को हिल्स याद रखनी है। पटकई बम बिल्कुल कोने में म्यांमार अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री की तरफ आता है।
आ जाइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रफुल्ल चंद्र रे, कुछ लोग बोल रहे हैं इस टॉपिक पे भी एक क्वेश्चन था। प्रफुल्ल चंद्र रे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री है। दोस्तों जैसे ही आगे के क्वेश्चन पता चलते हैं मैं लास्ट शिफ्ट के वीडियो के साथ उसको अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू दोस्तों।